वेलकम दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल EZ क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला बता दूं और बोलूं कि इसको याद कर लेना, ये होता है, ये होता है, और फिर कुछ क्वेश्चंस करा दूं, तो इस तरह से हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम हिस्ट्री में जाते हैं थोड़ा, उस टाइम पे जिस टाइम पर लोगों को इतनी सारी चीजें पता नहीं थी। ठीक है, और ये चीजों की खोज करने की शुरुआत हो रही थी। ठीक है, न्यूटन साहब ने सोचना किस तरह से शुरू करा। ठीक है, उनके दिमाग में क्या एग्जाम्पल्स आए होंगे जिन पे बेस्ड उन्होंने अपनी थ्योरी को डेवलप करा और ये थ्योरी को हमें दिया। ठीक है, तो हम उनकी साइकोलॉजी में जाते हैं और उनकी तरह एक एक कदम बढ़ाते हुए एक फॉर्मूले पे डिराइव करते हैं, जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, F = ma, जो कि आप सब ने अभी तक पढ़ भी लिया होगा। तो वो फॉर्मूला उन्होंने डिराइव कैसे किया, ठीक है, उन्होंने किस तरह से सोचना शुरू करा, तो ये सोचने वाली बात को हम देखते हैं इस क्लास में। ठीक है, और ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही मजेदार, खूब सारे एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, न्यूटन साहब के दिमाग में जाओ आप। ठीक है, अब अभी तक हमें पता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है, रुकी हुई है, तो वो तब तक रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और अगर कोई बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से आ रही है तो वो तब तक अपने मोशन, स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखेगी, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तब तक बरकरार रखेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, और फोर्स लगते ही वो अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज कर सकती है और अपना मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज कर सकती है। ठीक है, जैसे 60 km/h से वो 40 km/h हो गई, 30 km/h हो गई, या 60 से 90 हो गई, 100 हो गई। ठीक है, इस तरह से। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद जो मेन सवाल उठता है, जो न्यूटन ने सोचा, ठीक है, वो ये सोचा कि बॉडी पर मैं कितना फोर्स लगाऊं तो वो कितना एक्सेलरेट करेगी। मैं कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाऊं तो कितना एक्सेलरेट करेगी। मुझे ये पता है कि एक्सेलरेट करेगी, डन, एक्सेलरेट करेगी, या तो नेगेटिव एक्सेलरेट करेगी या पॉजिटिव एक्सेलरेट करेगी। ये उनको फर्स्ट लॉ में उन्होंने देख लिया। अब उनके आगे दिमाग में ये सवाल आया कि मैं कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाऊं कि मुझे कुछ अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन मिले। ठीक है, या इतना एक्सेलरेशन मैं चाहता हूं अगर, तो मैं कितना फोर्स लगाऊं। ठीक है, दोनों तरफ से। तो मतलब फोर्स को मेजर करना चाहते थे, वो फोर्स को और डिफाइन करना चाहते थे। ठीक है, ये उनका सवाल था जो उनको इंडिकेट कर रहा था कि आप थोड़ा और सोचो। ठीक है, तो अब देखो, हम सोचना शुरू करते हैं और इस फॉर्मूले पे जाते हैं। मान लीजिए मैं न्यूटन हूं, ठीक है, और मेरे क्लास में दो दोस्त हैं। एक दोस्त मोटा है और एक दोस्त पतला है। ठीक है, और वो दोनों इक्वल स्पीड से मुझसे आके टकराते हैं या मेरे पास आते हैं इक्वल स्पीड से। ध्यान रखना, एक मोटा आदमी है, मोटा दोस्त है, और एक पतला दोस्त है, और वो दोनों इक्वल स्पीड से मेरी तरफ को दौड़ के आ रहे हैं। ठीक, अब वो मुझसे अगर टकराते हैं तो किस केस में मुझ पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा? जो मोटा आदमी है, ठीक है, अगर वो दोनों इक्वल स्पीड से मेरी तरफ को दौड़ के आ रहे हैं, तो आप दूसरी तरफ से सोचो, किसको रोकने में मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? बोलोगे मोटे आदमी को रोकने में। डन। दूसरा केस, अब दो दूसरे दोस्त आते हैं जो कि बराबर वेट के हैं, दोनों का मास सेम है, बराबर वेट के हैं। ठीक, एक आता है धीरे धीरे चल के और एक आता है फुल स्पीड में दौड़ के। ठीक, तो किसको रोकने में मुझे ज्यादा फोर्स लगेगा? अब बोलोगे जो फुल स्पीड से आ रहा है उसको रोकने में हमें ज्यादा फोर्स लगेगा। तो यहां से दोनों एग्जांपल्स को रिवाइंड करो और सोचो, जब बॉडी का वेलोसिटी सेम, ठीक है, जब बॉडी की स्पीड सेम है और स्पीड सेम है, तो फोर्स कितना लगेगा ये किस बात पे निर्भर कर रहा है? बॉडी के मास पे। जिसका मास ज्यादा होगा उसको रोकने में ज्यादा फोर्स लग रहा है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल क्या था? जब बॉडी का मास सेम है, ठीक है, इक्वल वेट के दोनों दोस्त हैं, और जब वो हमारे पास आ रहे हैं, तो किसको रोकने में हमें ज्यादा फोर्स लगेगा? जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, उसको रोकने में। तो यहां से न्यूटन ने दिमाग में सोचा कि जो फोर्स है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है।
ठीक है, जो फोर्स है वो बॉडी के मास और बॉडी के वेलोसिटी पे निर्भर कर रहा है। ये उनको साफ साफ दिखा एग्जांपल्स के थ्रू। कुछ और एग्जांपल देखो, अगर आपके पास एक टेबल टेनिस बॉल है, ठीक, एक टेबल टेनिस बॉल है, वो आपके ऊपर आके हिट करती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टेबल टेनिस बॉल आपको हाथ पे आके हिट करती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक। दूसरा, उतना ही बड़ा साइज का, ठीक है, एक लोहे की बॉल है, ठीक है, या रबड़ की बॉल है, क्रेजी बॉल जो आप खेलते हो वो है मान लीजिए, और वो आपको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हिट करती है। तो किस केस में आपको ज्यादा चोट लगेगी? आप बोलोगे क्रेजी बॉल के केस में, क्योंकि टेबल टेनिस की बॉल बहुत ही हल्की होती है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे जो न्यूटन ने ऑब्जर्व करे, और उन्होंने बोला कि यार बॉडी का मास और वेलोसिटी, ये दो पैरामीटर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा फर्क कर रहे हैं या बहुत ज्यादा असर डाल रहे हैं बॉडी के फोर्स पर। मतलब कितना फोर्स बॉडी हिट करने वाले ऑब्जेक्ट पर इंपैक्ट कर देगी, या मास और वेलोसिटी जिस बॉडी में है, पैरामीटर जो हैं, इन पे निर्भर कर रहा है कि उस बॉडी को रोकने में हमें कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो फोर्स एक पैरामीटर था जो कि बॉडी के मास और वेलोसिटी पे बहुत ज्यादा निर्भर कर रहा था। डन। तो ये एक चीज था जो न्यूटन ने अपने दिमाग में सोचा, ठीक है। अब यहां पर क्या था, मैं ऑब्जर्वर था और मुझ पर बॉडी आके हिट कर रही थी, ठीक है, और मैं रोक रहा था उनको। अब क्या करते हैं, हम दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल आप देखो, अगर आपके पास एक बॉडी है, अगर एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, ठीक, स्पेस में यहां पर बॉल दिख रहा है आपको, ये बॉल है, ठीक है, और ये रुका हुआ है। अब आप चाहते हो कि आप इस बॉल को मूव करा दो। आप ये तो जानते हो पहले ही कि अगर बॉल यहां पर रुका हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा है ना बॉल यहां पर, ठीक है, देखते रहना। तो अगर आपको बॉल यहां पे दिख रहा है तो ये बॉल रुका रहेगा यहां पर, कब तक? जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक ये बॉडी यहीं पे रुकी रहेगी, ठीक है। तो अब आप चाहते हो कि आप इस बॉडी को मूव करा दो, ठीक है, आप इस बॉडी को मूव करा दो। तो देखो आपने क्या करा, आपने इस बॉडी पर एक छोटा अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, ठीक है, हम कह देते हैं ये फोर्स F1 है, ठीक है, F1, एक छोटा अमाउंट ऑफ फोर्स, एक हल्का सा उस पर पुश करा, हल्का सा उस पर पुश करा उस बॉल पे, ठीक। तो क्या होगा, वो बॉल पे अनबैलेंस फोर्स आ जाएगा। जैसे ही अनबैलेंस फोर्स आएगा वो बॉल थोड़ा सा मूव कर जाएगी। समझ रहे हो ना, आपके दिमाग में बन रहा है पिक्चर, ठीक है, किस तरह से वो थोड़ा सा मूव कर जाएगा। दूसरे केस में अब आपने क्या करा, उसी बॉल को, सेम बॉल मतलब मास सेम हो गया, ठीक है, उसी बॉल को आपने एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स F2 बहुत कस के अपने बैट से हिट करा। जब आप अपने बैट से उस बॉल को हिट करोगे, ठीक है, तो वो बॉल काफी तेजी से भाग जाएगी दूसरी तरफ, काफी तेजी से अपना मोशन करेगी, ठीक है। तो जब आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स किया था तो उसने एक छोटा अमाउंट ऑफ वेलोसिटी गेन करा था और वो उस वेलोसिटी से आगे चलने लग गया। जब आपने ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया तो बॉल क्या करा, ज्यादा अमाउंट ऑफ वेलोसिटी से मूव करा। मतलब अगर F2 इज ग्रेटर देन F1 तो V2 भी वॉज ग्रेटर देन V1, ठीक है। यहां से न्यूटन ने ये कंक्लूड करा, या ये अपने दिमाग में आया न्यूटन साहब के, कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, प्रोड्यूस्ड या गेन्ड बाय द बॉडी is directly depends directly on force applied। बॉडी पे अगर आप ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दोगे तो बॉडी ज्यादा एक्सेलरेट कर जाएगी। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं कि बॉडी ज्यादा एक्सेलरेट कर जाएगी? देखो इनिशियली इन दोनों केसेस में u 0 था। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी रुकी हुई थी, है ना, बॉल यहां पर थी और रुकी हुई थी दोनों केसेस में। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, मैंने इसको थोड़ा फोर्स लगाया तो ये थोड़ा वेलोसिटी के साथ चलते चली गई, ठीक है, तो v1 छोटा होगा। और अगर मैंने ज्यादा फोर्स लगाया तो ये ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर जाएगी, तो v2 ज्यादा होगा। और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो इस केस में एक्सेलरेशन हो जाएगा
v1 माइनस 0 अपॉन टाइम, और इस केस में एक्सेलरेशन हो जाएगा v2 माइनस 0 अपॉन टाइम। तो देखो सेकेंड केस में जो चेंज आया वो ज्यादा आया ना, ठीक है, वेलोसिटी v2 और 0 के बीच में जो चेंज आया, और इधर v1 और 0 के बीच में जो चेंज आया, ये है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी सेकंड केस में ज्यादा आया, तो सेकंड केस का एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ, और इसलिए न्यूटन ने बोला कि जब बॉडी पे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगी, और कम फोर्स लगाओगे तो कम एक्सेलरेट करेगी। ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। पहले एग्जाम्पल में न्यूटन ने क्या सोचा, क्या इन्फर करा कि बॉडी में मास और वेलोसिटी दो ऐसे पैरामीटर्स हैं, अगर इक्वल मास की दो बॉडीज आती हैं, ठीक है, तो वो ज्यादा फोर्स लगा पाएगी बॉडी, या उसको रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। और अगर इक्वल वेलोसिटी से आती हैं दो बॉडीज, तो उस बॉडी को रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा जिसका मास ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये तीन कंक्लूजन्स आपको दिमाग में याद रखने हैं, न्यूटन ने किस तरह से सोचना शुरू करा। ठीक है, तो जब न्यूटन ने देखा कि मास और वेलोसिटी बॉडी के दो ऐसे पैरामीटर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बोला कि मैं एक काम करता हूं, इस मास और वेलोसिटी को एक साथ लिख देता हूं और एक नया पैरामीटर बोल देता हूं, ठीक है, जो कि मास और वेलोसिटी दोनों से मिलकर बना है। ठीक है, क्योंकि मास और वेलोसिटी दोनों ही इंपैक्ट कर रहे थे फोर्स पर, दोनों ही असर डाल रहे थे फोर्स कितना होगा इस बात पर। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, मास और वेलोसिटी को एक साथ लिखा, ठीक है, और एक नया पैरामीटर का नाम दे दिया, या मास और वेलोसिटी को एक बैग में रख के एक नया बैग बना दिया, उसका नाम दे दिया उन्होंने मोमेंटम। मोमेंटम, ठीक है, तो उन्होंने बोला मोमेंटम एक शब्द बोला, और बोला कि मोमेंटम वो चीज है जो कि मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से मिलकर बनती है, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से मिलकर बनती है। ठीक है, क्योंकि मास और वेलोसिटी, ठीक है, ये दोनों पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अगर आपने मास बराबर करा तो जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, और अगर आपने वेलोसिटी को बराबर करा तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। ठीक है, इसलिए दोनों प्रोडक्ट में है, और ये मोमेंटम इसका नाम दिया, और मोमेंटम को इंडिकेट करने वाला जो सिंबल है, ठीक है, वो है P। जिस तरह से फोर्स को आप इंडिकेट करते हो F से, टाइम को इंडिकेट करते हो T से, एक्सेलरेशन को इंडिकेट करते हो A से, वेलोसिटी को V से, ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को S से, उसी तरह मोमेंटम को इंडिकेट किया जाएगा P से, याद रखिएगा। ठीक है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, तो यहां तक आप समझ गए। पहले के दो एग्जाम्पल, सेम मास, तो किसको रोकने में ज्यादा ताकत लगेगी, जिसका वेलोसिटी ज्यादा। दूसरा सेम वेलोसिटी, किसको रोकने में ज्यादा ताकत लगेगी, जिसका मास ज्यादा। बट अब इतना पढ़ने के बाद आप ये बोलोगे जिस बॉडी का, ठीक है, मोमेंटम ज्यादा होगा उस बॉडी को रोकने में ज्यादा दिक्कत आएगी, या उस बॉडी को रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा। देखो हर बार ऐसा तो नहीं होगा ना कि दो इक्वल मास की बॉडीज या इक्वल वेलोसिटी की बॉडीज ही आके आपके पास आएंगी और आपको रोकना पड़ेगा या फोर्स लगाना पड़ेगा। ये तो स्पेशल केसेस हो गए, इक्वल मास के दो बॉडीज आए, ठीक है, तो जिसका वेलोसिटी ज्यादा वो फोर्स, उस पे फोर्स लगाना पड़ेगा ज्यादा, या वो मुझ पे फोर्स लगाएगी ज्यादा। समझ गए ना? तो और इक्वल वेलोसिटी की दो बॉडीज मेरे पास आई, तो उसको रोकने में मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा जिसका मास ज्यादा होगा, या वो मुझ पे ज्यादा फोर्स लगाएगी जिसका मास ज्यादा होगा। समझ गए ना? तो ये हो गया। बट जरूरी तो नहीं है कि हर बार इक्वल मास होगा या इक्वल वेलोसिटी होगी। हो सकता है कि अनइक्वल मास और अनइक्वल वेलोसिटी वाली दो बॉडीज आपके पास हैं। तब आप कैसे जज करोगे कि किसको रोकने में ज्यादा ताकत रहेगी? तब आप मोमेंटम को देखोगे, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट देखोगे। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जिसका ज्यादा होगा उसको रोकने में मुझे ज्यादा ताकत लगेगी। समझ रहे हो ना? इतना बात क्लियर हो रहा है? यहां तक न्यूटन पहुंच गए। अब देखो इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब एक बॉडी थी, ठीक है, इसका कुछ मास था m1 और इसकी कुछ वेलोसिटी थी v1। समझ गए ना? दूसरी बॉडी थी, इसका मास था m2 और इसकी वेलोसिटी थी v2। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है तो ये इस डायरेक्शन में चल रही है और ये भी इस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक, अब जब आप इस पे फोर्स लगाओगे और इसको रोकोगे, इस पे फोर्स लगाओगे,
तो आपने इस पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये बॉडी आके रुक जाएगी। ठीक, ये बॉडी आके रुक जाएगी। जब ये बॉडी रुकेगी उस केस में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रुकी हुई बॉडी की वेलोसिटी कितनी होती है, आप बोलोगे 0 होती है। तो मास इसका अभी भी सेम रहा और वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। डन। सेकेंड केस में आपने, यही केस में आपने फोर्स लगाया, ठीक है, तो फाइनली ये आके रुक गई, इसका मास अभी भी m2 ही रहा और वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान देके देखें। देखो, अगर मैं बोलूं कि इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम मतलब शुरुआत में मोमेंटम इस बॉडी में कितना था, तो आप जानते हो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मोमेंटम था m1 इंटू v1, ये इसका इनिशियल मोमेंटम था। ठीक है, फाइनल मोमेंटम अगर मैं आपसे पूछूं कितना हो गया, तो आप जानते हो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास तो अभी भी सेम है जो यहां पर था, बट वेलोसिटी अब घट के कितनी हो गई, 0 हो गई। तो अब आप बोलोगे, और 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि फाइनल मोमेंटम जो था वो 0 हो गया। ठीक, सेम केस यहां पर देखो, इसका केस में इनिशियल मोमेंटम कितना था, m2 इंटू v2, और फाइनल मोमेंटम कितना था, आप बोलोगे 0। ठीक है, तो अब फोर्स कर क्या रहा है, अब आप फोर्स के बारे में देखो। फोर्स कर क्या रहा है, फोर्स बॉडी का मोमेंटम या इस केस में घटा दे रहा है। फोर्स इस बॉडी का मोमेंटम इस केस में घटा दे रहा है। बट अगर मैंने फोर्स को इस डायरेक्शन में लगाया होता तो उसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी होती और उसका फाइनल मोमेंटम बड़ा आ जाता इनिशियल मोमेंटम से। ठीक है, तो न्यूटन ये देख रहे हैं कि फोर्स किस पे निर्भर कर रहा है, फोर्स अकेला मास पे निर्भर नहीं कर रहा है कि जिस बॉडी का मास ज्यादा हमेशा उसको रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर एक मोटा आदमी, आपका मोटा दोस्त सिर्फ चल के आ रहा है, ठीक है, और एक पतला दोस्त बहुत ही तेज स्पीड से आ रहा है, तो किसको रोकने में आपको ज्यादा ताकत लगेगी, समझ रहे हो ना, आप नहीं कह सकते। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि पतले को रोकने में ज्यादा ताकत लगे। ठीक है, तो फोर्स सिर्फ और सिर्फ मास पे निर्भर नहीं कर रहा है, फोर्स सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी पे निर्भर नहीं कर रहा है, फोर्स इन दोनों के प्रोडक्ट पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, मोमेंटम है। तो फोर्स मोमेंटम पे निर्भर कर रहा है। डन। अब कोई बॉडी अगर आ रही है या कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, तो बॉडी अगर है मास होगा, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वेलोसिटी होगी उसके पास। ठीक है, तो बॉडी के पास कुछ मोमेंटम होगा। अब वो बॉडी आ रही थी, जा रही थी, सिंपल, कोई छेड़छाड़ नहीं, आ रही है बॉडी और जा रही है। अब अगर बॉडी के पास मास है और वेलोसिटी है तो बॉडी के पास कुछ मोमेंटम है, बॉडी कुछ मोमेंटम लेके हमारे पास आ रही है। ठीक है, अब हमने बॉडी पे फोर्स लगाया। अब जब हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो होता क्या है, उसके मोमेंटम में बदलाव आता है। कैसे बदलाव आता है, मास हम यहां पर कंसिडर करेंगे कि उसका मास कांस्टेंट है। ठीक है, उसका मास कांस्टेंट है तो उसकी वेलोसिटी में बदलाव होता है, और यही तो होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि कोई बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है तो आप फोर्स लगा के उसकी वेलोसिटी चेंज कर सकते हो, यही होता था ना। तो वही चीज, ये सब लिंक्ड है आपस में। तो एक बॉडी एक कांस्टेंट मोमेंटम से आ रही है, आपने उस पर फोर्स लगाया तो उसका मोमेंटम चेंज हो गया। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स उतना लगेगा या इस बात पे निर्भर करेगा कि बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। समझ रहे हो ना, बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। अब मैं फिर से आपको एग्जांपल्स देकर बताता हूं। ठीक है, अब दो केसेस हैं। पहले केस में एक बॉडी कुछ मोमेंटम से आ रही है, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मास या वेलोसिटी, अब मैं बोल रहा हूं मोमेंटम। ठीक है, दो दोस्त हैं, ठीक, और दोनों का मोमेंटम सेम है, मतलब मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी दोनों का इक्वल है, दोनों आपके पास आ रहे हैं। एक को आप रोक के 0 कर दे रहे हो स्पीड, मतलब उसका मोमेंटम जो था वहां से घटा के 0 कर दे रहे हो, कुछ ताकत आपको लगेगी। डन। दूसरा आदमी आया, कुछ मोमेंटम के साथ आया, आपने उसको बस ऐसे हाथ लगा दिया, वो आपके हाथ से टकरा के आगे चला गया। इस केस में उसकी वेलोसिटी बस घटेगी, वो रुक नहीं जाएगा।
ठीक है, पहले केस में वो आदमी आया सेम मोमेंटम के साथ और आपने उसको रोक दिया, आपने कुछ फोर्स लगाया। दूसरे केस में वो आया, आपने बस अपना हाथ लगा दिया, वो आपके हाथ से टकराया और चलता चला गया। दूसरे केस में क्या हुआ, उसकी स्पीड थोड़ी घट गई, जैसी स्पीड घटेगी उसका मोमेंटम थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ कि फर्स्ट केस और सेकंड केस में किस में ज्यादा फोर्स लगा आपका उस बॉडी पे। तो आप बोलोगे जिस केस में उसका मोमेंटम घटा के 0 करना हुआ उस केस में मुझे ज्यादा फोर्स लगा, और जिस केस में मुझे उसका मोमेंटम घटा के बस कुछ कम करना पड़ा, रोका नहीं है मैंने, कुछ कम कर दिया मोमेंटम, उस केस में मुझे फोर्स कम लगा। तो फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन चेंज ऑफ मोमेंटम। अब न्यूटन साहब यहां से इस बात पे पहुंचे, इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि फोर्स ऑन अ बॉडी, ठीक है, डिपेंड्स ऑन चेंज इन मोमेंटम, इन इट्स मोमेंटम। ठीक है, ये कंक्लूजन तक अगर आप अच्छे से पहुंच गए और आपको अभी तक कोई भी डाउट नहीं आया, ठीक है, यहां तक अगर आप बिना डाउट के एकदम क्लियर आपके माइंड में बात पहुंच गई है, तो आप समझो कि ये टॉपिक आपने लगभग खत्म कर लिया। ठीक है, तो अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जहां पे न्यूटन पहुंचे कि फोर्स ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर कितना फोर्स अप्लाई किया जाएगा, या अगर वो बॉडी मुझसे टकराई तो मुझ पे कितना इंपैक्ट डालेगी, मुझ पे कितना इंपैक्ट करेगी, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि उस बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज हो जा रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ मास, सिर्फ वेलोसिटी पे नहीं बात कर रहा हूं, मैं पूरा मोमेंटम की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इतना समझने के बाद अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं। एक और फैक्टर है जो बॉडी के फोर्स पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, जो फोर्स पर निर्भर करता है या फोर्स पर असर डालता है, एक फैक्टर और है। मास और वेलोसिटी को लेके क्या असर पड़ता है फोर्स पर, वो हम देख चुके हैं। मास और वेलोसिटी को कंबाइन कर दिया तो मोमेंटम बन गया, तो चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, ये फोर्स पर असर डालता है। ये एक फैक्टर है जो बॉडी के फोर्स पर असर डाल रहा है। ठीक है, बॉडी पे कितना फोर्स लगेगा या बॉडी हम पर कितना फोर्स लगाएगी, इस पे असर डाल रहा है बॉडी का मास और उसका वेलोसिटी। अब एक और फैक्टर है जो फोर्स पर असर डालता है, वो मैं आपको एग्जांपल से ही समझाऊंगा। ठीक है, तो वो भी फैक्टर हम देखते हैं। तो ये बात आप अभी तक याद रखना। अब देखो बच्चों, अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है, यहां पर हमारे पास एक बॉल है। ठीक है, एक बॉल है स्पेस में रुकी हुई, ठीक है, स्टेशनरी। तो अब जब इस पर अगर ये रुकी हुई है तो तब तक रुकी रहेगी जब तक इस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। याद रखना, अनबैलेंस्ड फोर्स मैं क्यों बोल रहा हूं। ठीक है, अगर बैलेंस फोर्स है तब तो मूव भी नहीं करेगी। ठीक है, देखो, अगर बैलेंस फोर्स होता है और बॉडी रिजिड है तो वो वहीं रुकी रहेगी। अगर बैलेंस फोर्स है और बॉडी रिजिड नहीं है, ठीक है, सपोज आपका ऑरेंज है, ऑरेंज संतरा, ठीक है, वो यहां पर और वो रिजिड तो है नहीं, आपने उस पर बैलेंस फोर्स लगाया, दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, तो क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, और आपको जूस पीने को मिल जाता है। ठीक है, बट यहां पर क्या है, बॉडी रिजिड है। अगर बॉडी रिजिड है, मान लीजिए इस थ्योरी को समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं, रिजिड बॉडी को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अगर बॉडी रिजिड है तो जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं रहेगा तब तक वो बॉडी मूव नहीं करेगी। ठीक है, अब आपको इस बॉडी को मूव कराना है। ठीक है, और या फिर आप बोलो कि आपको इस बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना है। ठीक है, तो आपके पास दो केसेस हैं। पहला केस देखो, ध्यान से देखना, आप उस बॉडी पर कम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओ तो वो बॉडी जैसे ही अनबैलेंस फोर्स आपने लगाया, अगर वो स्पेस में है तो उस पर कोई फोर्स और नहीं एक्ट कर रहा, अब आपने उस पर एक फोर्स लगाना शुरू करा। जैसे ही आपने फोर्स लगाना शुरू करा, वो बॉडी धीरे से चलना शुरू करेगी। डन। जैसे ही बॉडी में फोर्स लगाएगा, बॉडी अपना स्टेट ऑफ मोशन बदलेगी। अगर वो रुकी हुई है तो चलना शुरू करेगी। जैसे ही चलना शुरू करेगी, बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाएगा। समझ रहे हो इतना? तो आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया और बॉडी धीरे से चलना शुरू करे। आप फोर्स लगाए हुए हो बॉडी पर, लगातार टाइम्स के साथ आप लगाते जा रहे हो, तो बॉडी क्या करती जाएगी, अपनी स्पीड धीरे 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 बढ़ाती चली जाएगी। ठीक है, ऐसा ही करेगा ना। अब इस चीज को समझने के लिए आप दूसरा एग्जांपल देखो। आपके पास कभी कार अगर खराब हो जाती है, कोई गाड़ी अगर रुक जाती है, तो लोग उसे धक्का देते हैं। तो जब लोग उसे धक्का देते हैं तो कार क्योंकि बहुत भारी होती है, तो वो शुरू होती है तो
धीरे से शुरू होती है, बहुत ही धीरे स्पीड से शुरू होती है, और लोग उसको अगर धक्का देते रहे तो धीरे धीरे लोग दौड़ने लग जाते हैं और कार की स्पीड बढ़ने लग जाती है धीरे धीरे, ऐसे ही होता है। तो वही एग्जाम्पल है, अगर बॉडी रुकी हुई है, आपने थोड़ा फोर्स उस पर लगाया, अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ, तो वो बॉडी मूव करना शुरू करेगी और वो धीरे से अपनी स्पीड बढ़ाएगी बढ़ाती रहेगी। कब तक? जब तक आप उस पर फोर्स लगाते रहो तब तक। जैसे ही आपने फोर्स लगाना छोड़ दिया तो इस मोमेंट पर जो उसकी स्पीड थी, जो उसकी वेलोसिटी थी, वो उसी वेलोसिटी से आप आगे चलती रहेगी। समझ रहे हो ना? ये कुछ ऐसे ही है जैसे आपने एक धागे में पत्थर बांध के उसको घुमा रहे हो। जैसे ही जब वो पत्थर कब तक घूमता रहेगा? जब तक वो उस धागे से लगा है। जैसे ही आपने धागा काट दिया, वो पत्थर उसी डायरेक्शन में सीधा चलता चला जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसी ही चीजें हैं। तो बॉडी अगर रुकी हुई है, आपने उस पर फोर्स लगाना शुरू करा, अनबैलेंस फोर्स हुआ, तो वो बॉडी जीरो से अपनी स्पीड बढ़ाएगी, तब तक बढ़ाएगी जब तक आप उस पर फोर्स लगाते जा रहे हो। ठीक है, और जैसे ही आप फोर्स हटा दो, वो जो फाइनल वेलोसिटी अटेन करी, उसी वेलोसिटी से आगे चलती चली जाएगी, जब तक उस पर कोई फिर से फोर्स लगा के उसको रोके ना। ऐसा ही समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? अब देखो दूसरा केस। इस बार बॉडी रुकी हुई है और आपने इस बार ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, बट फॉर छोटा टाइम। ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया फॉर छोटा टाइम, तो बॉडी इस बार क्या करेगी? तेजी से शुरू होगी, उसका एक्सेलरेशन ज्यादा तेज होगा। समझ रहे हो ना? और ज्यादा जल्दी वो उस फाइनल वेलोसिटी पे पहुंच जाएगी जो फाइनल वेलोसिटी वो पहले केस में पहुंची थी। ठीक है, मतलब समझो कि मैंने 2 यूनिट का फोर्स लगाया और 10 सेकेंड तक लगाया, तो बॉडी कुछ वेलोसिटी को अटेन करके चली गई। ठीक है, सेकेंड केस में मैंने 4 यूनिट का फोर्स लगाया, पिछले केस में 2 यूनिट का लगाया था, इस बार 4 यूनिट का फोर्स लगाया, तो बॉडी ज्यादा तेजी से अपनी स्पीड गेन करेगी, ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट करेगी, और इस बार वो 10 सेकेंड में जो फाइनल वेलोसिटी अटेन करी थी पिछले केस में, वो अटेन नहीं करेगी, उससे पहले ही करके चली जाएगी। समझ रहे हो ना? मतलब अगर मैं 4 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो मुझे 10 सेकेंड तक उसको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, मैं कम देर तक भी फोर्स लगाऊंगा तो भी वो फाइनल वेलोसिटी अटेन करके भाग जाएगी। ऐसा ही होगा। तो यहां पर आप समझ रहे हो, अगर बॉडी रुकी हुई है तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0, मास कुछ है, वेलोसिटी 0, और फाइनल वेलोसिटी कुछ है जो इक्वल मैंने बोल दिया आपको। ठीक है, दोनों केसेस में तो फाइनल वेलोसिटी कुछ हो गई तो मास सेम, तो दोनों केसेस में इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इक्वल है। ठीक है, जो पहले केस का इनिशियल मोमेंटम वही दूसरे केस का इनिशियल मोमेंटम, जो पहले केस का फाइनल मोमेंटम वही दूसरे केस का फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि चेंज इन मोमेंटम किस बात पे निर्भर कर रहा है? फोर्स, एंड कितनी देर तक फोर्स उस बॉडी पे लग रहा है। समझ रहे हो ना? तो यही बात न्यूटन सर ने नोट करी थी। ठीक है, तो फोर्स सिर्फ अकेला इस बात पे निर्भर नहीं करता कि बॉडी में चेंज कितना है। यहां पर हमने देखा कि फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन चेंज इन इट्स मोमेंटम। किसी बॉडी पे जो फोर्स है वो उसके मोमेंटम में चेंज पे आ रहा है, लेकिन इस केस में जो अभी एग्जांपल हमने देखा, इसमें हमने देखा कि चेंज इन मोमेंटम को आपने अगर इक्वल कर भी दिया, चेंज इन मोमेंटम, समझ रहे हो, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम इक्वल करा, चेंज इन मोमेंटम को इक्वल करा, तो भी फोर्स आप डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि इतना ही लगेगा, क्योंकि समय भी निर्भर कर रहा है। आप कम फोर्स को ज्यादा समय तक लगाओगे तो भी बॉडी उतना ही चेंज इन मोमेंटम कर सकती है, और ज्यादा फोर्स को कम समय लगाओगे तो भी बॉडी उतना ही चेंज इन मोमेंटम कर सकती है। तो इस बात को मैं लिख देता हूं कि मोर फोर्स अप्लाइड फॉर शॉर्ट टाइम कैन प्रोड्यूस सेम चेंज इन मोमेंटम of body as a small force for larger time। समझ रहे हो ना? आप कम फोर्स को, कम अनबैलेंस्ड फोर्स को ज्यादा देर तक बॉडी में दो, तो वो इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जो वो चेंज इन मोमेंटम करेगी, वो इक्वल हो सकता है अगर आप ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स को कम समय के लिए दो। समझ रहे हो ना? ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसका कुछ मास है, ठीक है, यहां पर उसका मास कुछ है और फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक है, तो आप
स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स F1 अमाउंट ऑफ फोर्स को T1 टाइम तक दो, ठीक है, या फिर आप F2 अमाउंट ऑफ फोर्स को T2 टाइम तक दो। F1 F2 में कैपिटल लिख लेता हूं, F1 एंड दिस इज F2। तो आप ये समझोगे कि अगर F1, ठीक है, छोटा है F2 से, अगर F1 छोटा है F2 से, तो T1 शुड बी ग्रेटर दैन T2। आपको कम फोर्स ज्यादा समय तक दोगे या ज्यादा फोर्स कम समय तक दोगे तो भी आप इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कर सकते हो। तो यहां से मैं एक स्टेटमेंट और लिखने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखो, और वो स्टेटमेंट ये है, द चेंज इन मोमेंटम in a body depends on the product of force applied and time। ठीक है, तो टाइम और फोर्स के प्रोडक्ट पे निर्भर कर रहा है चेंज इन मोमेंटम। तो अब आप ये लिख सकते हो कि फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, फोर्स इनटू टाइम इज चेंज इन मोमेंटम। या यहां से आप फोर्स को लिखो तो ये आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। समझ रहे हो ना? तो अब बात कंप्लीट हो जाती है कि फोर्स सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम के चेंज पर फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे निर्भर करता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्यों? क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम था स्पीड, तो स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह फोर्स इज इक्वल टू या फोर्स डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम बॉडी का कितनी तेजी से बदल रहा है या कितनी धीरे से चेंज हो रहा है, उस बात पे निर्भर करेगा कि बॉडी पे फोर्स कितना है। ठीक है, और यही बात है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट जो बनती है, और न्यूटन ने इस तरह से इसी स्टेटमेंट को दिया था अपने सेकंड लॉ में। न्यूटन साहब कहते हैं कि द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी depends on the rate of change of momentum produced in the body। और यही चीज है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इस लेक्चर में हम बस इतना ही करते हैं। होपफुली आपको इसकी थ्योरी पार्ट समझ में आ गया होगा, एक एक स्टेप आपने सोचा होगा और आप न्यूटन की तरह सोच पाए होगे, एक एक चीज को लिंक कर पाए होगे जिस तरह से न्यूटन सर ने सोचा था। और एक बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें दिया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आप उस तरह से सोच पाए होगे। होपफुली आपको मजा भी आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। वो फॉर्मूले को उन्होंने मैथमेटिकली कैसे लिखा था, यहाँ तक हम थ्योरी से पहुंचे। ठीक है, एग्जाम्पल ले करके थ्योरी से यहाँ तक पहुंचे। नेक्स्ट क्लास में हम मैथमेटिकली इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, एक फॉर्मूला आपको देंगे और फिर उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। होप यू लाइक द लेक्चर। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें जरूर लिखिएगा। हमारा ईमेल आईडी है ezclasses@gmail.com, हमें जरूर कमेंट करिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।